छेड़ी कि जब मुझे लगता था कि महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं, वो क्यों एक पुरुष के ऊपर एक झूठा आरोप लगा देती हैं। ये बहुत ही दुखद है कि पुरुष की तरफ की बात कोई नहीं सुनता, ना उसकी फैमिली की कोई बात सुनता है। यहाँ तक कि पुरुष की फैमिली में जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे। सिर्फ उसी लड़की की बात सुनी जाती है जो कि एक आरोप लगाती है। आरोप झूठा है या सच्चा है वो तो कोर्ट तय करेंगे, और कोर्ट हमारे देश में सिर्फ तारीख पे तारीख देता है। सालों के साल लग जाते हैं, कोर्टों के धक्के खाते रहती है, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, उनका सोशल बॉयकॉट होता है। जबकि लड़के का पता भी चलता है कि कई सालों बाद, 5 साल, 10 साल, 14 साल बाद भी लड़कों को बरी किया कोर्ट ने कि इसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन उन सालों में उसकी पूरी फैमिली तहस से नहस हो जाती है। ही लूजेस हिज डिग्निटी, ही लूजेस हिज रेपुटेशन, ही लूजेस हिज करियर, ही लूजेस हिज फैमिली, ही लूजेस एवरीथिंग। तो हु इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट हिम? या आप ये सोचिए कि एक पुरुष जो एक सिर्फ एक प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है एक फैमिली में, अगर उसके साथ कोई आरोप में वो जेल में बंद हो जाता है तो उसकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा? अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो ऐसे लॉज वन साइडेड बनाती जाएगी और पुरुषों को जेलों में डालती जाएंगे, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के पुरुषों को जेलों में डालते जाएंगे, तो क्या होगा? कैसे ये देश, जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमेशा एक बात अपनी हर डिबेट में या डिस्कशन में या भी जब भी एड्रेस करते हैं भारतवर्ष के वासियों को, तो वो कहते हैं सबका विकास। तो जब सबका विकास कहते हैं, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसे होगा अगर वो बेटों की कहीं सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ बेटियों की ही बात सुनी जाएगी हर पटल पे, और बेटों का साथ नहीं लेंगे, तो ये कैसे देश मुमकिन है कि ये देश तरक्की करेगा या देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? अगर हम 51% जो पुरुष हैं इस देश के, उनके लिए कोई स्कीम ना बनाए, उनके लिए कोई लॉ ना बनाए, उनके बारे में सोचे ही ना, उनको कुछ भी ना दें, कहीं कोई पटल भी ना हो वहाँ पे अपनी बात रख सकें। उनके पास भी दुख दर्द है, मर्द को भी दर्द होता है, कहीं उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कभी सोचें कि मन की बात में मेन की बात करें, थोड़ा सोचें कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में सिर्फ पुरुष की बात के ऊपर क्यों नहीं यकीन किया जाता, और किस किताब में ये लिखा है कि जो महिला कह रही है वो बिल्कुल सत्य है या गॉस्पेल ट्रुथ है। वट एवर अ वुमन सेज इज अ गॉस्पेल ट्रुथ। चाहे आप कल का ही केस लीजिए, तनुश्री दत्ता वाला, नाना पाटेकर जी का केस, अब कल क्लीन चिट दे दिया है मुंबई पुलिस ने। अब भी सवाल उठ रहे हैं, मैं खुद ही डिस्कशंस में थी जहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने गलत निर्णय दिया है, उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मीडिया गलत है, कोर्ट गलत है, सब भ्रष्ट है, कोर्ट सारे करप्ट हैं, मीडिया करप्ट, मीडिया ने उनकी बात नहीं सुनी, को एक्टर्स ने गलती करी उनके साथ, बहुत ही गलत व्यवहार किया उनके साथ, जितने दोस्त हैं वो सब गलत हैं उनके, जितनी मीडिया हाउसेज हैं वो सब गलत हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी अब गलत हो गई। कल ब्लेम गेम आ गया मुंबई पुलिस के। अब मेरे को तो लगता है मुंबई पुलिस आंसरेबल है कि तनुश्री दत्ता अब कौन सा नया झूठ पेश कर रही हैं हमारे देश में, क्योंकि वो लगातार मीटू मूवमेंट जो लाई थी, मुझे तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो ऐसा मीटू मूवमेंट लाई थी जो बिल्कुल बोगस था और खुद ही एकदम फ्लैट पड़ गया, एकदम फ्लैट हो गया ये मूवमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ी लायर थी जिन्होंने झूठे केस में नाना पाटेकर को फंसाया, और झूठे केस में फंसाने की वजह से उनकी कितनी मूवीज़ चली गई, उनका रेपुटेशन इस उम्र के पड़ाव में, जब वो शांति से जीना चाहते थे, उस उम्र के पड़ाव में जब उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कमाई ऑल ओवर इंडिया, उन्हें लोग जानते हैं, एक ब्रांड नेम था नाना पाटेकर, उसको एक मिनट लगा उन्हें धूमिल करने में। आज किसी का भी नाम ले सकते हैं, आज नाना पाटेकर, कल कोई भी हो सकता है, कल देश का पीएम हो सकता है, सीएम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 1 मिनट ही तो लगना है और एक लाइन ही तो बोलनी है कि इन्होंने मेरे साथ मोलेस्टेशन या रेप किया है, बाकी तो फिर सारी दुनिया आपके मजाक उड़ाएगी, कोई पुलिस वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जो पुरुष इस स्थिति में से गुजरता है, अंदाज़ा उसे ही होता है, दूसरा बैठ कर के दूर से तो सिर्फ आनंद ही ले सकता है, कोई हेल्प नहीं करता। यहाँ तक कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं उस पुरुष का, क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई है नहीं, ना तो गवर्नमेंट उनकी सुन रही है। आज मैं ही जिनसे भी बात करती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पे कोई आरोप लगा दूँ तो क्या तुम बच सकते हो? कहीं नहीं बच सकते।
नो वन विल बी स्पेयर्ड, ये मेरी एक बहुत, मैं हर जगह पे ये लाइन यूज़ करती हूँ, नो वन विल बी स्पेयर्ड। इसका मतलब ये है न डॉक्टर, न इंजीनियर, न लॉयर्स, किसी भी कैटेगरी, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, कोई भी कैटेगरी ले लीजिए आप, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, स्पेशली जर्नलिस्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी, कोई भी ये मत समझे कि ही विल बी स्पेयर्ड। एवरीबडी, सबको इससे गुजरना पड़ेगा। तो टाइम है, जागिए और देश में एक जन चेतना पैदा करिए। हम सब मिलके कर सकते हैं, ये मेरी मुहिम नहीं है, आप सबकी मुहिम है, आप सब मिलके इसे करिए। एक देश में एक जन चेतना जागनी चाहिए और जन जन तक ये बात पहुंचाइए कि बेटियों के लिए अगर ये देश है तो बेटों के लिए भी उतना ही है, और हमारे लड़कों के लिए भी अब सुनवाई होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई लॉज बनने चाहिए, उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कोई भी आए आपके ऊपर आरोप लगा के चला जाए, ये काम अब नहीं चलेगा। बहुत हुआ ये बहुत गंदी राजनीति खेलते हैं जो कि सिर्फ महिलाओं की बातें सुनते हैं। वुमेन अपीजमेंट इतना चल रहा है हमारे देश में कि कोई कहता है फ्री में मेट्रो में सवार होइए, बसेस में जाइए फ्री में, कोई कहता है फ्री एजुकेशन ओनली फॉर गर्ल्स। राइट ऑफ एजुकेशन तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो वुमेन अपीजमेंट बैंक जो हमारा है वो इतना ज़्यादा पॉलिटिशियंस को भा गया है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाएंगे, तो लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? राइट ऑफ एजुकेशन तो दोनों के लिए है। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी कि अभी शहीदों के लिए स्कॉलरशिप दी है, हमारी जो मेजॉरिटी से आई है सरकार, उन्होंने स्कॉलरशिप दी है शहीदों को, जिसमें उन्होंने लड़कों को 2,500 और लड़की को 3,000। यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों किया गया है? जो शहीद है वो किसी का घर का बेटा है। अब जब वो बेटा है तो उसके बच्चे हैं, वो बच्चे उसके लिए दोनों बराबर है, वो बेटा बेटी नहीं है, वो बच्चे हैं, उनको बच्चे समझ के पाल रहा है। तो जो स्कॉलरशिप है अमाउंट वो सिमिलर होना चाहिए। मैं सिर्फ इसको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी होती जा रही हैं, और एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब हमारे ये कोई पॉलिटिशियन आगे आए और ये शायद मांग कर सकता है कि पुरुषों को इस देश से निकाला जा रहा है, उनके लिए एक नया प्लेनेट तैयार किया जा रहा है मार्स, वहाँ उन्हें भेज दिया जाएगा, वो वहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ नहीं रह सकते वो, क्योंकि हमने वुमन अपीजमेंट करना है। वुमन अपीजमेंट मतलब इतना ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए या उन्हीं की बेहतरी होनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए तो 50 कानून, आप सोच सकते हैं 50 कानून होने के बावजूद अभी और कानूनों की मांग हमारे देश के जो फेमिनाजीज हैं वो और लगातार और कानूनों की मांग करते जा रहे हैं, जबकि 50 कानून है और पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है। आप सोचिए, कानून की आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, तो फिर ये क्यों भेदभाव क्यों किया गया? पुरुषों के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया? तमाम एनजीओज हैं, पूरा फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, पूरी मिनिस्ट्री है, पूरा एक महिला आयोग है जो महिलाओं के लिए काम करता है, हेल्पलाइन नंबर है जो काम करता है। पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, ना कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई पुरुष आयोग है। हमारे सबसे पहली डिमांड है कि एक मेंस मिनिस्ट्री बने और पुरुष आयोग बने, जहाँ की सारे ग्रीवेंसेस जो पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है या जो भी कारण से वो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, उन्हें सुना जाए। एक पटल तो बने जहाँ पे उनकी चीज़ें रिकॉर्ड हों, उनके लिए डेटा कलेक्ट हो। अभी मुझे कुछ दिन पहले राज्यसभा टीवी पे एक डिबेट पे बुलाया गया था, जिसपे उन्होंने डिबेट था जेंडर इक्वालिटी पे। उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इन्होंने मुझे इस डिबेट में बुलाया तो है, और मेरा ओपनिंग सेंटेंस वहाँ ये था कि आपने ये जेंडर इक्वालिटी का डिबेट तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपने ये स्टडी करी है या जिस पे भी आप बता रहे हैं कि इंडिया की रैंक ये है, तो इस रैंक पे आपने क्या लड़कों की या मेन की बात करी, मतलब पुरुषों को और लड़कों को भी इंटरव्यू किया है इसमें, उनके ऊपर भी कोई सर्वे किया है? और अगर, मुझे तो पता था उसका जवाब कि नहीं है, और अगर वो कर लेते तो आप इसकी आखिरी पटल से भी और भी परेशान हो जाते, आखिरी पटल पे भी ना आ पाते, क्योंकि आपने कोई स्टडी पूरी की नहीं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है महिला और पुरुष दोनों की बात करना, ना कि सिर्फ महिलाओं की। कानून भी सिर्फ इसीलिए बात बन रहे हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि सिर्फ हम उन्हीं की बात करते हैं। हम उन्हीं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नो डाउट इज़ वेरी गुड, लेकिन साथ में बेटों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस चाहिए, क्योंकि सोसाइटी दोनों की अपलिफ्टमेंट से चलेगी। दोनों को जब बराबरी का दर्जे की बात करते हैं तो दोनों की बराबरी के, और मैं तो चाहूँगी कि पुरुष आयोग
बनाने की जो मेरी मांग है, उसमें मेरे साथ सब खड़े हों आकर के। मेरी अपील है हर एक बंदे से, सारी फेमिनिस्ट से भी मेरी अपील है कि आकर के उन पुरुषों के लिए भी एक, हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके लिए भी एक पटल होना चाहिए। पेड़ पौधों के लिए मिनिस्ट्री है, कीड़े मकोड़ों के लिए मिनिस्ट्री है, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी है। आप सोचिए आप लोगों का क्या हाल है, आप तो थर्ड क्लास सिटीजन हैं इस देश में। पुरुष जो है ना थर्ड क्लास सिटीजन है, उसके लिए जानवरों के लिए मंत्रालय है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए है। अच्छा बच्चों की सुन लीजिए, बच्चों में सिर्फ बेटियों के लिए स्कीम्स बनती हैं। वही बच्चे जो बेटे हैं, जो आप देखेंगे कूड़ा बीनते हैं, या आप देखेंगे कि ढाबों में काम करते हैं, या कार रिपेयरिंग की शॉप्स में आपने देखे होंगे, चाय पिलाते हुए बच्चे देखे होंगे, सारे लड़के हैं। क्या उनके लिए कोई स्कीम्स बनती है? कोई स्कीम नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ क्या मेन को नहीं होते, पुरुषों को नहीं होते हेल्थ इश्यूज़? प्रोस्टेट कैंसर कितना घातक है, लेकिन मैं आज तक भी कोई एक भी स्कीम नहीं सुन पाई जो कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताती हो। सारी स्कीम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को ही हाईलाइट क्यों करती हैं, जबकि मैंने काफ़ी स्टडी करी थी प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। ये काफ़ी घातक है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है ब्रेस्ट कैंसर से, लेकिन सारा फोकस हमारा सिर्फ महिलाओं की वजह से सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे ही है। कोई भी मेल के साथ बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज है, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उनको बहुत सारी टेंडेंसीज है सुसाइडल की। तो हमारे पास जो डेटा है एनसीआरबी का, वो कहता है कि जो पुरुषों की आत्महत्या की दर है वो डबल है। आप हैरान होंगे कि वो डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन सब सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेट देम डाई, लेट मेन डाई, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई इस बारे में किसी का कोई कंसर्न नहीं है कि पुरुष क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके पीछे कोई स्टडी करी जाए, इसके ऊपर कोई डेटा कलेक्ट किया जाए कि इनकी जो आत्महत्याएं की दर है वो ये क्यों बढ़ती जा रही है। जबकि एक मिथ है देश में कि महिलाएं बहुत प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं तो पुरुषों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है? ज़रा सोचिए, ये सवाल पूछिए, सबसे पूछिए। ये तो आपके सामने मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसके बारे में स्टडी करी है, मुझे पता है कि आत्महत्या दर पुरुषों की बहुत ज़्यादा है। जबकि हम हमेशा सोचते हैं कि जो वीकर सेक्शन है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि हम अबला नारी अपना लारी करते रहे। और क्राइम का तो कोई जेंडर है नहीं, महिलाएं भी उतना ही क्राइम करती हैं जितना पुरुष करते हैं, लेकिन महिलाओं को कोई सज़ा नहीं मिलती। वो अगर किसी के ऊपर रेप का झूठा आरोप लगा दे, किसी के ऊपर कोई सा भी आरोप झूठा लगा दे, तो उन्हें कोई सज़ा, आज तक किसी कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं दी किसी महिला को। आप क्या करने वाले, मतलब इसको लेके आपको किस तरह के एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? देखिए, हम इसके लिए हमने अभी थोड़े दिन पहले इंडिया गेट पे लगातार कई प्रोटेस्ट किए, हम सड़कों पे उतरे हैं। और दिल्ली की सड़कों पे खास करके, क्योंकि वो राजधानी है हमारे देश की, जुडिशरी प्लस सारे हमारा जो मंदिर है, पार्लियामेंट है, वो वहीं पे है, सारे लॉ मेकर्स वहीं हैं। हमने इसलिए ये मुहिम इंडिया गेट से चालू करी कि सबको पता चले, एक अवेयरनेस क्रिएट हो और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक जाए कि बहुत ज़रूरी है अब समझना कि पुरुषों के लिए भी उतना ही कानून की ज़रूरत है जितनी कि महिलाओं की। और अब ये जो झूठे केसेस हैं इतने बढ़ रहे हैं कि इनकी रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले कोई भी लड़की अगर कभी भी झूठा आरोप लगाती है तो उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जैसे हम बलात्कारी को कहते हैं हैंग द रेपिस्ट, मैंने बहुत सारे लोगों को डिबेट्स में देखा है कहते हुए हैंग द रेपिस्ट। मैं कहती हूँ हैंग द फॉल्स अक्यूज़र। क्यों नहीं, उसे क्यों ना हैंग किया जाए? जिसने फॉल्स अक्यूज़ किया है किसी पुरुष को, उसकी भी तो ज़िंदगी बलात्कार कम से कम नहीं है किया, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, तो उसकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई, तो वो भी बलात्कार के बराबर ही है। इसलिए हैंग द अक्यूज़र। और अब जब तक हम इसको हैंग नहीं करेंगे कुछ अक्यूज़र्स को, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सबक मिलेगा और तभी ये केसेस कम होंगे। आपको स्पष्ट रूप में बता दूं कि मेरी बातचीत लगातार सबके साथ होती रहती है, लेकिन कैमरा के सामने आकर के कुछ बोल भी देगा पुरुष। पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पुरुष इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, और इतना सारे प्रेशर्स होते हैं कि वो इतना, एक बोलते हैं ना इट्स अ मैंस वर्ल्ड, ये मिथ है, इट्स नॉट अ मैंस वर्ल्ड। अगर इट्स अ मैंस वर्ल्ड होता
तो फंड्स क्यों ना मिलते उसे, मिनिस्ट्री क्यों ना होती, लॉस क्यों ना होते। तो ये झूठी बातें हैं और ये झूठा परोस परोस करके इस तक ले आए हैं हम, और वो मैंस वर्ल्ड बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचते हैं कि नाना पाटेकर जैसे बहुत सारे नामी ग्रामी लोग भी फंसे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी आ भी जाए और बोल भी दे तो क्या कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये माहौल देश का ऐसा तैयार किया जा रहा है, जो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो इसके पीछे काम कर रही हैं। कॉन्स्पिरेसी है लगातार। तभी तो मैंने अभी आपको बोला था कि पुरुष तो थर्ड क्लास सिटीजन है, उसकी सुनेगा कौन? आपको लगता है हमें अगर मीटू में कुछ अच्छाई होती, मीटू में अगर किसी का कुछ भला किया होता, तो मेंटू ही लाने की क्या जरूरत थी हमें? क्योंकि मेंटू वाली साइड तो कभी सुनी ही नहीं जा रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात, तो उस तरफ का तो कोई सुनना नहीं चाहता, इसीलिए हमें मेंटू लॉन्च करनी पड़ी। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास था और देखते हैं कितने लोग जुड़ेंगे, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है किसी का भी। मैम अभी एक रिसेंटली केस है मुंबई में, एक हैदर जी का, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और एक करण ओबराय का। ये दोनों जिस तरह से दोनों के ऊपर झूठा केस किया गया, आपने इनसे संपर्क किया कि इनका हालत अब क्या है? देखिए, मैं सबसे संपर्क में हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोर्ट में केस है, सब जुडिस केस है, तो मैं केस की इंडिविजुअल बातें तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, इंडिविजुअल जो भी केसेस की डिटेल्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में आने के लिए लड़कियां, या एक्सटॉर्शन, मेन तो ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन है इसके पीछे, क्योंकि डे वन से ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है, डे वन से एक्सटॉर्शन चालू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सटॉर्शन अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि पुरुष टूट जाता है। वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी मैं जानती हूँ जिनको कल्पक जी थे दैनिक भास्कर से, जिन्होंने सुसाइड किया, सिर्फ एक्सटॉर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उससे पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तो क्या होता है, पुरुष शुरू शुरू में तो जब ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन होता है तो थोड़ा तो संभाल लेते हैं, वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, ख़त्म करो, पैसे देके ख़त्म करो। लेकिन बात बढ़ती जाती है दिन पर दिन, और वो ब्लैकमेलिंग इस लेवल तक बढ़ जाती है कि उससे कुछ और दिखता ही नहीं सिवाय सुसाइड करने के लिए, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही हाँ बोलिए। एक अभी तो मुंबई में पूजा बेदी जो एक्ट्रेस है, लिए प्लस मैं मेंटू के सपोर्ट के लिए यहाँ आई हूँ। मेंटू को बल मिलना चाहिए, और मेंटू पे जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा, वो देश का कोई कोना होगा, वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए कभी कहीं नहीं जाती। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, मैं मेंटू एज अ होल, सारे पुरुषों, मेरे सारे भाई जो इतने सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप अभी कुछ दिन पहले आपने उनका जिक्र नहीं किया, सीजीआई साहब, मैंने तो उनके लिए भी प्रोटेस्ट किया था। और उस प्रोटेस्ट का मुख्य बिंदु जो था वो ये था कि सीजीआई साहब भी अगर सेफ नहीं हमारे देश में, तो जो आम पुरुष है उसका क्या हाल होगा? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर सीजीआई साहब को सिर्फ 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, तो मेरे भाइयों को पूरी ज़िंदगी में भी क्यों नहीं मिलती, 17 सालों में भी नहीं मिलती? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है और 17 दिनों में निर्णय हो सकता है, तो मेरे भाइयों को भी निर्णय मिलना चाहिए। और जो 3.5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, उसकी वजह से कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये झूठे केस, मैक्सिमम तो ये झूठे केस भरे पड़े हैं कोर्ट्स के पास, जो कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी टैक्स पेयर्स का वेस्ट हो रहा है इन केसेस की वजह से। अगर हमने सख्त कोई कानून नहीं बनाया फर्जी मुकदमे दाखिल करने वालों के ऊपर, कोई बहुत कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, तब तक कोई सुधार नहीं आने वाला। सबसे पहले यही मांग है कि एक तो पुरुष आयोग बने, दूसरा जेंडर न्यूट्रल लॉज आए हमारे देश में, पुरुष और महिला किसी को भी उसकी ज़रूरत है, दोनों बराबर हैं, दोनों को लॉज मिलने चाहिए। तीसरा, हमारे देश में बहुत जल्द हमें एक फुल फ्लेज पुरुषों के लिए मिनिस्ट्री चाहिए, एक मेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जहाँ पे वो अपना दुख दर्द रख सकें। आपके अभियान में ऐसे किसी राजनीतिक और किसी आला अधिकारी या पूर्व न्यायाधीश वगैरह से किसी से बातचीत हुई, कोई अभियान से आपसे जुड़ा है ऐसे लोग? देखिए, राजनीति हो या आप कहीं की भी बात कर लीजिए, उनको जोड़ने का क्या मतलब है, जब वो खुद ही, मैंने आपको अभी तो बता दिया, तीनों का बता दिया आपको, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ वुमन अपीजमेंट में लगे हुए हैं। तो
आएगा कौन खुल के बोलने के लिए? ठीक है। अभी उस दिन का इंतजार है कि वो खुल के इस विषय पे आए। मैम एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक अध्यादेश है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है अगर कोई नौकरी के जांचा, फिल्म देने का जांचा या तो कोई भी जांचा देकर, शादी का जांचा देकर अगर शारीरिक संबंध करता है वो रेप श्रेणी में नहीं आता। जी। फिर भी ऑल इंडिया में पुलिस स्टेशन में कोई लड़की जाता है कि मेरे ये ऐसा हुआ, उनके ऊपर रेप क्यों लेता है, उसके ऊपर पहले आपको लड़ना चाहिए। बिल्कुल, इस पे ही लड़ाई इसी पे है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वही गर्लफ्रेंड जब उस पुरुष को छोड़ के चली जाती किसी अमीर लड़के के साथ, तो क्या उस लड़के का बलात्कार नहीं होता? ये सवाल नहीं इनके दिमाग में आता कि वो कॉन्सेक्सुअल सेक्स था, सहमति से बनाया हुआ रिश्ता था। सबसे पहली बात, जो सहमति से रिश्ता बनाया जाता है, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज डन फॉर प्लेजर, तो उसमें रेप नाम की चीज आती कैसे है सबसे पहले तो? और अगर आती है तो लड़के का भी तो रेप होता है। कभी हमने उस मेल रेप के बारे में बात करी है? नहीं करी। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने बहुत सही कहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। लड़की को सिर्फ शी हैज टू क्राई वुल्फ, शी जस्ट हैज टू क्राई वुल्फ एंड द होल पुलिस, द होल जुडिशरी इज विथ हर। आप यहाँ तक यकीन मानिए, इसको कोर्ट्स ने तो 498A एक धारा है उसको कहा है लीगल टेररिज्म, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग हो रहा है। 90% से ज़्यादा मामले झूठे हैं। फैमिलीज तोड़ने वाले कानून हैं ये। जितनी फैमिलीज हम पूरा भारतवर्ष जाना जाता था विश्व में फैमिली कल्चर के लिए, लेकिन ये सिर्फ जितने भी कानून हैं ये इंटरफेरेंस ऑफ लॉज इन मैरिज है, या कोई सी भी रिलेशनशिप में इतना इंटरफेरेंस है लॉज का कि उसके वजह से मैरिजेस टूट रही हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, तितर बितर हो रही हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम फैमिलीज अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ने तो का काम ना करें। दूसरा, अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसे मरने के लिए ना छोड़ें। पुरुष आत्महत्याएं इसीलिए कर रहे हैं। मैम, इसके अलावा एज अ वुमन आप इस बारे में बात करिए तो बहुत सारी महिलाएं भी आपके अगेंस्ट होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एज अ वुमन मेंस लोगों के लिए बोलना, क्योंकि एज अ वुमन जो है मीटू के बारे में तो बोल रहे थे लेकिन मेन लोगों के बारे में नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप अगर एज अ वुमन बोल रही है तो बहुत सारी वुमन आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। हम वुमन हैं या मैन हैं वो बात की बात है, और मेरे को मर्द का दर्द दिखता है इसलिए मैं बोलती हूँ। जिसको बुरा लगे लगता रहे, और बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते रहते हैं मेरे पर लगातार, बट मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। अपने काम को आगे करती रहती हूँ, प्रयास करती हूँ कि और अच्छा हो सके। और ज़्यादा मुझे कई बारी तो जितना क्रिटिसिज्म होता है वो चाहे किसी भी तरफ से आए, मुझे उससे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है और मैं सोचती हूँ कि और बेहतर कैसे किया जाए। नहीं, एक आखिरी सवाल, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? और एक कठिन जो आपका पूरा अभियान है ये कितनी कठिन है डगर पड़गट? देखिए, मैंने तो जो आज तक का सफ़र है मैं तो समझूंगी कि कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं तय कर पाई मैं। क्योंकि एक बात, कहावत तो बहुत अच्छी है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे, बट आई एम वेटिंग फॉर द डे कि कब बदलाव आएगा। बहुत देर हो गई है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं, लोग इस भारतवर्ष के लोग, पुरुष जो हैं बहुत प्रताड़ित हैं। कब उनकी सुनवाई होगी? चाहे इतने साल लग गए, लेकिन अब आशा करती हूँ कि टाइम आ गया है, अब कहीं कुछ सुनवाई होगी और एक पटल तैयार होगा। सबसे पहले हम एक पुरुष आयोग और एक मेंस मिनिस्ट्री में। आप मोदी जी से मिल चुके हैं, कभी इस विषय में उनसे बात हुई? जी, अगर हम इस विषय को ना डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैंने पीएम से लेके सीएम तक अपनी बात कही है, विस्तार पूर्वक, बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन अपनी बात पहुंचाई वहां तक। और मैं एक लगातार एक ईमेल राइटर हूं, मैं तकरीबन हर दूसरे दिन एक ईमेल लिखती हूं मोदी जी को। ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं ज़रूर बताती हूं, अपना एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश करती हूं, बताती रहती हूं, जिससे कि कभी जो बदलाव आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ मोदी जी थोड़ा ना कर सकते हैं कोई चीज़। हम ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ वही करेंगे? हमें सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि ये जन चेतना बन जाए। जब सारे देश से आवाज़ उठेगी तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ेगा। हम उन्हें छोड़ते क्यों हैं उनके ऊपर? हम करवा के रहेंगे ना। पुरुष आयोग हम लेके रहेंगे, हमारा तो नारा है हम लेके रहेंगे। तुम दोगे कैसे? नहीं, हम लेके रहेंगे। मैडम, मुंबई में से प्रतिदिन कई घटनाएं होती हैं, इससे कोई बचाव का कोई उपाय आपके पास है? घटनाएं तो मुंबई में नहीं, पूरे देश में हो रही हैं, सब जगह हो रही है। इसी बचाव के लिए तो लगे हुए हैं अब। लेकिन जब तक
हमारे कोर्ट्स, जैसे कि हमारे मैं- लॉ मिनिस्ट्री में सुनवाई नहीं होगी जब तक वहां से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो पार्लियामेंट में आना, मैं तो पार्लियामेंट में बैठी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं, बदलाव वहीं आएगा। प्रेशर बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, प्रेशर बनाइए उनके ऊपर, लॉ मेकर्स के ऊपर। आइए दिल्ली, आप भाई लोग सब लोग आइए दिल्ली, चलते हैं लॉ मिनिस्टर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि सड़कों पे उतरते हैं कि भाई कब आएगा बदलाव। अब बदलाव की बहुत जरूरत है देश को। लड़की आरोप लगाती है, तुरंत पुलिस अरेस्ट करता है पुरुष को, उससे उसके संबंध में कोई उपाय है आपके, जो आपने बहुत सारी इस पे केस रिसर्च किया है? देखिए, लड़की आरोप लगाती है तो हमारी जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, वो मजबूर है। ये लॉज ही ऐसे ड्राफ्टेड है ना, तो सबसे पहले हमें लॉज में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये लॉज ही इतने, जो रेप लॉ है, अगर आप इसके बारे में ही जिक्र करें तो इतना ज़्यादा लूजली ड्राफ्टेड है कि कुछ गुंजाइश ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, या पता नहीं आप जानते हैं, कितने सारे जो लॉयर्स हैं वो खुदकुशी कर चुके हैं। अभी हाल में ही एक लॉयर ने खुदकुशी की, उसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने 23 पेज का एक लेटर छोड़ा था और मरने से पहले लिखा था कि कानून इस तरीके से हैं कि मैं एक लॉयर होकर के भी अपने आप को बचा नहीं पाया और आज आत्महत्या कर रहा हूँ। वो इतना मजबूर था। लॉयर को तो सारे कानून पता है ना, वो नहीं सेफ है, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। अब लॉयर की बात करें, जो हमारे देश के सैनिक हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है, 24/7 वो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हमें सुख चैन की नींद मिलती है अपने घर में, क्योंकि वो देश में, देश हित में काम कर रहे हैं। वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इतने सारे झूठे केसेस हो जाते हैं। सोचिए, तो हम और आपके लिए क्या करूं मैं, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। मुझे इतना दुख लगता है कि 24 घंटे हमारे जो सैनिक हैं वो कितना प्रयास करते हैं भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए, और हम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पा रहे। कितना कितना दुखदाई है ये।